Assalamu alaikum, students of class 7. In our previous lesson, we have studied in detail the digestive system and the organs which are involved in digestive system and how do they work. Today, we will study problems with the digestive system. There are three main problems with the digestive system. One is indigestion, second is diarrhea, and third is constipation. हम एक एक करके इन सब के बारे में पढ़ेंगे, लेकिन सबसे पहले हम ये देखेंगे कि आखिर हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम में प्रॉब्लम क्यों आती है। तो जर्म्स गेट इनटू द डाइजेस्टिव सिस्टम व्हेन वी ईट इन्फेक्टेड फूड। जब हम कोई आलूदा खाना खाते हैं, इन्फेक्टेड का मतलब ये होता है कि जिस पर जर्म्स ने अटैक किया हो, ठीक, उसके वो जर्म्स से भरा हुआ हो, उस फूड को हम इन्फेक्टेड फूड कहते हैं। अब ये हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम के अंदर कैसे चले जाते हैं जर्म्स, तो इसकी कई वजूहात हैं। अच्छा, और फिर ये हमारे इसको हम फूड पॉइजनिंग भी कहते हैं। अब फूड इन्फेक्ट कैसे होता है? फूड कैन बी इन्फेक्टेड व्हेन वी बाय देम, जब उनको खरीदते हैं और हम उसको प्रॉपर्ली वॉश नहीं कर पाते, ठीक, या फिर हम जब हम उसको खाना बना रहे होते हैं अपने हाथ नहीं धोते, या फिर अपने हाथ उस वक्त भी नहीं धोते जब टॉयलेट आफ्टर यूजिंग द टॉयलेट, या फिर फूड इस वजह से भी इन्फेक्ट हो सकता है जो हमारी सरफेस है जहाँ पर हम खाना बना रहे हैं वो गंदी जगह हो, डर्टी वर्क सरफेस, एंड यूटेंसिल्स यानी बर्तन अगर गंदे हैं, प्रॉपर्ली वॉश नहीं किए गए, लूज हैंगिंग हेयर, बाल हमारे सही तरह से बंधे हुए नहीं हैं, कवर नहीं है, या हम छींके मार रहे हैं इफ वी आर स्नीजिंग नियर फूड, तो ये these all can lead to germ getting into our food। तो ये है वो वजह जिनकी वजह से जर्म्स जो है वो हमारे फूड को इन्फेक्ट कर देते हैं, और जिसको हम फूड पॉइजनिंग भी कहते हैं। चलिए अब वन बाय वन हम स्टडी कर लेते हैं कि इनडाइजेशन क्या होता है। Indigestion is usually caused by eating food too quickly or not properly chewed। या तो हम बहुत जल्दी जल्दी खाना खा रहे हैं, हम उसको प्रॉपरली चबा नहीं रहे हैं, बल्कि हम थोड़ा सा चबाते हैं उसके बाद निगल जाते हैं दवालों को, तो हमारे स्टमक को बहुत ज्यादा काम करना पड़ जाता है। तो होता क्या है इसके नतीजे में, when we don't properly chew our food, the stomach produces extra gastric juice। हमारे स्टमक के अंदर गैस्ट्रिक जूस है। डाइजेस्टिव सिस्टम में हमने पढ़ा था, जब हमने स्टमक के बारे में पढ़ा था, कि हमारे स्टमक में गैस्ट्रिक जूस होता है। और वो गैस्ट्रिक जूस किससे मिलकर बनता है? वो गैस्ट्रिक जूस बनता है, एक तो इसके अंदर एक प्रोटीएसिस होते हैं जो कि प्रोटीन पर, एक एंजाइम का नाम है प्रोटीएसिस, जो कि प्रोटीन पर असरअंदाज होता है और प्रोटीन को ब्रेक डाउन करता है। दूसरा उसके अंदर एसिड होता है जो कि HCl होता है। ये दोनों मिलकर गैस्ट्रिक जूस बनाते हैं। अब जब हम फूड को प्रॉपर्ली च्यू नहीं करते हैं तो ये हमारा जो स्टमक है दैट प्रोड्यूसेस एक्स्ट्रा गैस्ट्रिक विद द रिजल्ट दैट द स्टमक कंटेन्स अ लॉट ऑफ एसिड। तो स्टमक के अंदर बड़ी मिकदार में एसिड पैदा हो जाता है। अब अगर एक पर्सन जो है वो जब हिचकी लेता है, when he belches, some of the acid come up the gullet, तो कुछ जो एसिड होता है ना वो गलेट में आ जाता है, जिसकी वजह से बर्निंग सेंसेशन होती है। ये गलेट है, ये स्टमक है और ये गलेट है, तो जिसकी वजह से बर्निंग सेंसेशन होती है, विच इज समटाइम कॉल्ड हार्ट बर्न। आपने सुना होगा हार्ट बर्न का नाम, जिसकी वजह से हार्ट बर्न की तेजाबियत सी पैदा होनी शुरू हो जाती है। इनडाइजेशन कैन यूजुअली बी क्योर्ड बाय टेकिंग अ टैबलेट, या फिर कोई अल्कली अगर ले लें, जैसे मिल्क ऑफ मैग्नीशिया जो कि एंटी एसिड होता है, जो कि एसिड को न्यूट्रलाइज कर देता है, तो ऐसी कोई टैबलेट लेनी पड़ती है, या फिर मिल्क ऑफ मैग्नीशिया लेना पड़ता है जो कि एक अल्कली है जो स्टमक को न्यूट्रलाइज कर देता है। A person who constantly has too much acid in his stomach, अगर एक इंसान को मुस्तकिल स्टमक में एसिडिटी फील हो रही है तो इसका मतलब है he may get an ulcer,
अल्सर एक बीमारी है जिसमें के जो एसिड होता है वो स्टमक की वॉल्स को आस्ता 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 भुनाना शुरू कर देता है, जिसकी वजह से जो बड़ा ही पेनफुल होता है और जिसकी वजह से जख्म पड़ जाते हैं हमारे स्टमक की इंटरनल लाइनिंग के। तो अल्सर सीम्स टू बी मोस्ट कॉमन इन मिडिल एज and elderly people and often seems to be brought on by overwork and worry, या फिर इसकी वजह से भी होती है, तो ये दरमियानी उम्र के लोगों में होता है या फिर बूढ़े लोगों के अंदर हो जाता है, या फिर मोस्टली जिनको जो बहुत ज्यादा ओवर वर्क करते हैं या ज्यादा परेशान रहते हैं उनको ये बीमारी लाहक हो जाती है। तो बच्चों हमने इनडाइजेशन के लिए हमने ये पढ़ा, थोड़ा सा इसको समराइज कर लेते हैं कि इंडाइजेशन क्यों होती है। जब हम जल्दी जल्दी खाना खाते हैं, प्रॉपरली अपने खाने को च्यू नहीं करते हैं, तो हमारा स्टमक क्या करता है, स्टमक गैस्ट्रिक जूस प्रोड्यूस कर लेता है, ज्यादा गैस्ट्रिक जूस पैदा कर लेता है। जब ज्यादा गैस्ट्रिक जूस पैदा करेगा तो इसका मतलब ये हुआ कि एसिड भी ज्यादा प्रोड्यूस होगा। अच्छा, वो जो एसिड होता है वो फिर जब हम हिचकी लेते हैं तो वो गलेट में आता है, जिसकी वजह से बर्निंग सेंसेशन होती है, और इस बर्निंग सेंसेशन को हम हार्ट बर्न भी कहते हैं। अच्छा, इस बर्निंग सेंसेशन को, जिसको कॉमनली एसिडिटी भी कहा जाता है, किस तरह से क्योर किया जाता है, अगर हम कोई अल्कली वाला सोल्यूशन देते हैं, मोस्टली मिल्क ऑफ मैग्नीशिया इसके लिए दिया जाता है, ताकि जो कि एक एंटी एसिड है जो एसिड को न्यूट्रलाइज कर देता है। जिन लोगों को मुस्तकिल एसिडिटी की शिकायत होती है तो वो दे मे गेट एन अल्सर। अल्सर एक ऐसी बीमारी है जो कि स्टमक के अंदरूनी दीवारों में जख्म पैदा कर देती है, क्योंकि एसिड जो होता है इट स्टार्ट्स ईटिंग द वॉल ऑफ द स्टमक, जिसकी वजह से जख्म पैदा हो जाते हैं। तो ये तो था इंडाइजेशन। चले हम एक नेक्स्ट जो हमारे पास प्रॉब्लम है डाइजेस्टिव सिस्टम की, उसकी तरफ आते हैं, जिसका नाम है डायरिया। डायरिया बहुत कॉमन है, ज्यादातर बच्चों के अंदर होती है। ये भी इन्फेक्टेड फूड के जरिए से होती है। इन्फेक्टेड फूड कैन बी वॉमिटेड फ्रॉम द स्टमक क्वाइट सून आफ्टर ईटिंग। अगर इन्फेक्टेड फूड हम खा लें तो वॉमिटिंग के जरिए से, जैसे ही खाया, हो सकता है कि हमें वॉमिटिंग के जरिए से वापस वो हम निकाल दें। मोर ऑफन द जर्म्स आर बिजी ब्रीडिंग एंड मल्टीप्लाइंग इन आवर डाइजेस्टिव सिस्टम बिफोर वी बिगिन टू फील इल। इससे पहले कि हम बीमार महसूस करें अपने आप को, तो होता यह है कि जो जर्म्स होते हैं ये हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम के अंदर मल्टीप्लाई होते रहते हैं, यानी अपने अपने नंबर को बढ़ाते जाते हैं, जिसकी वजह से हमारे जो जिस्म की पुलिस का काम कर रहे होते हैं जो सेल, वो वाइट ब्लड सेल्स हैं, वो उस पर इतना ज्यादा काम नहीं कर पाते। वैसे तो अल्लाह ताला ने हमारी बॉडी के अंदर खुद ही इतनी इम्यूनिटी पैदा की है वाइट ब्लड सेल्स के जरिए से कि वो खुद ही जर्म्स को डिस्ट्रॉय कर देते हैं, लेकिन बाज़ औक़ात होता यह है कि वाइट ब्लड सेल्स इनको डिस्ट्रॉय करने में इतनी तादाद हो जाती है कि इसको डिस्ट्रॉय करने के काबिल नहीं होते, और liquid food is rushed through the digestive system and out of the rectum. We can see why diarrhea is often called the runs. Diarrhea stops when the infection clears up. जब इन्फेक्शन सही हो जाता है बॉडी के अंदर, जर्म्स खत्म होते हैं, तभी डायरिया भी स्टॉप होता है। During the attack, a great deal of water and important mineral salts and vitamins may be lost. डायरिया के दौरान हमारी बॉडी के अंदर कई मिनरल सॉल्ट होते हैं ज़ाया हो जाते हैं, निकल जाते हैं। तो होता यह है कि हमें डॉक्टर मशवरा देते हैं कि कुछ ORS लें, ताकि मिनरल्स, ताकि डिहाइड्रेशन बॉडी में ना हो पाए। डिहाइड्रेशन का मतलब है कि बॉडी में से पानी की एक बहुत बड़ी मात्रा निकल जाती है। ये जो पिक्चर है जो मैंने आपके सामने रखी है, ये देखें, ये एक नॉर्मल ट्रैक है हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम का। ये लार्ज इंटेस्टाइन है, ये एक नॉर्मल ट्रैक है जिसमें कि हमारी बॉडी का ये स्टूल अनडाइजेस्टेड पार्ट जो होते हैं वो स्टूल बना देते हैं।
जो कि वेस्ट प्रोडक्ट हैं जिनको बॉडी से बाहर निकलना जरूरी होता है। तो जब ये यहाँ पर आते हैं, रेक्टम के अंदर आते हैं, तो वाटर जो होता है दोबारा एब्जॉर्ब होता है, वाटर इज रीएब्जॉर्ब बाय द बॉडी। और यही वजह है कि स्टूल थोड़ा सा हार्ड हो जाता है। और ये देखिए ये डायरिया वाला ट्रैक है, जो कि ये एक ऐसा लार्ज इंटेस्टाइन है जिसमें कि डायरिया का सिम्टम ये है कि स्टूल हैज टू मच वाटर टू रिलीव। स्टूल में इतना ज्यादा पानी होता है कि वो दोबारा जो रेक्टम है वो उसको रीअब्जॉर्ब नहीं कर पाता। तो क्या होता है, वाटरी सा स्टूल जिसम के अंदर से पास होता है और बड़ी तेजी से होता है, जिसकी वजह से हम डायरिया को बाद द रंस भी कहते हैं। तो इसके लिए जो प्रिकॉशनरी मेजर्स क्या होते हैं कि एक्स्ट्रा हाइजीन इज वेरी इंपॉर्टेंट, अदरवाइज इंफेक्शन कैन स्प्रेड टू अदर पीपल इन द हाउस। यानी आपको सेहत के अच्छे से सूलों पर अमल करना पड़ता है, नहीं तो एक पर्सन से ये दूसरे पर्सन में फैमिली के अंदर स्प्रेड हो सकता है, इन्फेक्शन स्प्रेड हो सकता है अगर आप एक्स्ट्रा हाइजीन पर अमल नहीं अपनाएंगे। अच्छा, फिर हम चलते हैं इसकी थर्ड जो डाइजेस्टिव सिस्टम का थर्ड प्रॉब्लम है वो कॉन्स्टिपेशन। Part of the food you eat include the fibers cannot be broken down by the digestive system. It travels to the rectum where it forms feces. Feces, undigested part which can be expelled out from the body. Feces are passed out of the anus by the powerful muscles. People have very different lavatory habits. Some people go 4 times a day, once a day, every 4 days or anything in between. If feces are not passed out according to your usual pattern, they may become thick, hard, and dry. This is because the waste stays in the large intestine for longer and has more than the usual amount of water absorbed from it. The thick, hard, and dry feces are uncomfortable or even painful to pass. ये आप देख रहे हैं कि ये रेक्टम में ये जो पिक्चर है, ये देखिए ये स्टूल बन रहा है। अच्छा, ये आस्ता आस्ता जमा होता है और ये सही तरीके से पास नहीं हो पाता, जिससे ये फूलना शुरू कर देता है, ये जगह फूलती रहती है, इसकी वजह से तकलीफ होती है और बहुत अनकंफर्टेबल होता है। तो वो हार्ड और थिक और ड्राई फीसेस को बॉडी से बाहर निकालना। तो बच्चों इस चीज से बचने के लिए हमें क्या करना चाहिए कि हमें पानी ज्यादा मिकदार में पीना चाहिए और इसके अलावा हमें ऐसा फूड इस्तेमाल करना चाहिए जो ज्यादा फाइबरस फूड, वो स्टूल पास करने में हमारी बहुत मदद करता है। ऐसा फाइबरस फूड, ऐसा फूड जिसके अंदर फाइबर मौजूद। तो ये था बच्चों ये जो प्रॉब्लम्स थी डाइजेस्टिव सिस्टम की, जो 3 प्रॉब्लम्स थी जो हमने पढ़ी, एक इंडाइजेशन, दूसरी डायरिया और तीसरी कॉन्स्टिपेशन। तो ये आप लोगों को मैं इसके बारे में नोट दे दूंगी, आपने इसको अपनी कॉपी पे लिखना भी है और इसको याद भी करना है। आई होप कि आपको अच्छी तरह समझ में आ गया होगा।